कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, और एडवर्ब के अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आ करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे वीडियोस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वो कैसा भी एग्ज़ाम हो, आप हमारे वीडियोस को देख करके उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अलावा सिंटैक्स के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। इस समय हमारा जो चैप्टर है वो एडवर्ब चल रहा है। एडवर्ब के भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इस समय हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो रूल्स हैं वो आपके सामने हैं। पहला जो हमारा रूल है वो है यूज़ ऑफ ओनली। यहाँ पर एडवर्ब जो हमारा यूज़ ऑफ ओनली है, जो फर्स्ट यूज़ है बताया गया। ओनली का मतलब होता है केवल या एकमात्र या सबसेट। यहाँ पर इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरीके से हो रहा है। ठीक है, ओनली का मतलब केवल, जैसा कि आपको पता ही होगा। ओनली का मतलब केवल या एकमात्र या सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज़ एक एडजेक्टिव की तरीके से हो रहा है। जैसे दे वर द ओनली विजिटर्स देयर, वहाँ पर सिर्फ लिखा है, सिर्फ वो केवल दर्शक थे। दे वर ओनली विजिटर्स देयर, वह लोग एकमात्र वहाँ पर दर्शक थे। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली का मतलब है एकमात्र, मतलब एकमात्र दर्शक वहीं पर थे। दे वर द ओनली विजिटर्स देयर, वो लोग वहाँ पर एकमात्र दर्शक थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। नीचे लिखा है ही वॉज द ओनली कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, वो एकमात्र इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट था। तो यहाँ पर कैंडिडेट, यहाँ पर विजिटर देखें तो हमारा नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर ये ओनली जो है एडजेक्टिव है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ही वॉज द ओनली कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, वो जो है इस पोस्ट के लिए एकमात्र कैंडिडेट है। तो यहाँ पर भी देखें कैंडिडेट जो हमारा है ये नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओनली है वो एक एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा रूल है वो बताएगा ओनली का मतलब होता है सिवाय इसके की। एक्सेप्ट डैट की जगह एक्सेप्ट डैट की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पर इसका यूज़ एक कंजक्शन की तरीके से यूज़ किया गया है। यहाँ पर हिंदी इसकी क्या है, ओनली का मतलब होता है सिवाय इसके की, एक्सेप्ट डैट, और ये एक कंजक्शन की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे लिखा दिस बुक इज़ लाइकली टू बी वेरी यूज़फुल, ये किताब जो है बहुत ही लाभदायक प्रतीत होती है। इसके मतलब सिवाय इसके कि इट इज़ रैदर एक्सपेंसिव, कि ये महंगी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली का मतलब है सिवाय इसके की। ठीक है, दिस बुक इज़ लाइकली टू बी वेरी यूज़फुल, ये किताब बहुत ही महंगी प्रतीत होती है। ओनली इट इज़ रैदर एक्सपेंसिव, सिवाय इसके कि ये महंगी है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा जो थर्ड यूज़ हमारा है यहाँ पे, इसका मतलब है ओनली का मतलब होता है लेकिन, और यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ओनली का मतलब है बट का सेंस निकालता है। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, यू मे विजिट, आप मतलब देख सकते हैं चीज़ों को। यू मे विजिट, आप इसका दर्शन कर सकते हैं। ओनली डोंट स्टे लॉन्ग, बस आपको करना क्या है, लेकिन वहाँ पर आपको ठहरना नहीं है ज़्यादा लंबे समय तक। ठीक है, यू मे विजिट, आप देख सकते हैं। ओनली यू डोंट स्टे लॉन्ग, लेकिन आपको वहाँ पर ठहरना नहीं है। तो यहाँ पर ओनली एज अ कंजक्शन की तरीके से इस्तेमाल हो रहा, और ओनली का मतलब यहाँ पर है लेकिन। ठीक है, जो हमारा फोर्थ यूज है ये है ओनली का मतलब यद्यप, ये भी एक कंजक्शन की तरीके से इस्तेमाल होता है। ये कंजक्शन की तरीके से ये भी इस्तेमाल होता है। देखिए द अपार्टमेंट इज़ लवली, जो अपार्टमेंट है वो बहुत ही सुंदर है। ओनली आई कांट अफोर्ड इट, यद्यप मैं इसे खरीद नहीं सकता, हालांकि मैं इसे खरीद नहीं सकता। ठीक है, द अपार्टमेंट इज़ लवली, जो अपार्टमेंट है वो बहुत ही सुंदर है। ओनली आई कांट अफोर्ड इट, हालांकि मैं इसे खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पर ओनली का मतलब है हालांकि, या हिंदी में उसको यद्यप बोलते हैं। जो हमारा फिफ्थ यूज़ है वो यहाँ पे बताया गया कि ओनली हमारा जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उसके पहले लगाया जाता है। जिस वर्ड को भी ये मॉडिफाई करता है उसके पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास दो सेंटेंस हैं, देयर आर टू सेंटेंसेस, और वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट हैं वो इस सेंटेंस में बताया गया है। जैसे राम ओनली पोस्टेड द लेटर टू श्याम, राम ने जो श्याम के लिए केवल पत्र को पोस्ट किया। ठीक है, राम ने
श्याम के लिए सिर्फ पत्र को पोस्ट किया है, मीन्स भेजा है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पोस्ट करने का काम किया है। तो ओनली वर्ब के पहले लगा है, ठीक है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ओनली का एक एडवर्ब की तरीके से काम कर रहा है। राम ओनली पोस्टेड, राम ने सिर्फ पत्र को पोस्ट किया श्याम के लिए, ठीक है, सिर्फ पोस्ट किया और कुछ नहीं किया। नीचे जो दिया है राम पोस्टेड ओनली द लेटर फॉर श्याम, राम जो है श्याम के लिए सिर्फ पत्र को पोस्ट किया और कुछ नहीं भेजा। तो ये डिफरेंशिएट यहाँ पर है सिर्फ पोस्ट किया और यहाँ पर दिया है सिर्फ पत्र को पोस्ट किया, ठीक है, ये डिफरेंशिएट बताया गया। जिस वर्ड के पहले ये लगाया जाता है जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करता है उसके पहले हम ओनली का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा 6 यूज है वो ये है कि इफ़ ओनली, ये हमारे विश डिज़ायर को भी एक्सप्रेस करता है। अगर हम किसी सेंटेंस में इच्छा को दर्शा रहे हैं, इफ़ आवर सेंटेंस इज़ कंडीशनल, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विश को एक्सप्रेस करने के लिए इफ़ ओनली का भी इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, इफ़ ओनली यू वुड स्टे लॉन्गर, अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर और ठहर जाते, कुछ दिन और ठहर जाते, योर इंग्लिश वुड इम्प्रूव, तो आपकी इंग्लिश जो है वो सुधर जाती। इफ़ ओनली यू वुड स्टे लॉन्गर, काश, मतलब यहाँ पर इफ़ ओनली का मतलब काश अगर आप यहाँ पर थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़ा समय और रुक जाते, तो आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाती। तो इस प्रकार हमने 6 यूजेस देखे ओनली के, ठीक है। ओनली कहीं पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा और कहीं पर एडवर्ब की तरीके से भी काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एडवर्ब कौन सा है, आइए देखते हैं। आइए दूसरे वर्ड देख लेते हैं। हमारे पास 2 वर्ड हैं, एक वर्ड हमारा अलोन है और दूसरा वर्ड हमारा लोनली है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों का मतलब अकेला ही होता है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस है। जैसा एलोन का मतलब होता है अकेला, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये फिजिकल स्टेट को दिखाता है कि जैसे शारीरिक रूप से अकेला, आपके आसपास कोई नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं, आपके फैमिली मेम्बर नहीं, आपके घर वाले नहीं, आपके दोस्त नहीं हैं, ठीक है। ये फिजिकल स्टेट दिखाता है कि आप अकेले हैं। जैसे सेंटेंस में दिया, द गर्ल वाज सिटिंग अलोन इन द रूम, कि लड़की जो है कमरे में अकेले बैठी है, मतलब देयर इज़ नो वन, कोई दोस्त नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है, पेरेंट्स नहीं, मीन्स कोई नहीं है। इट इज़ अ फिजिकल स्टेट कि वो शारीरिक रूप से अकेले बैठी है। द गर्ल वाज सिटिंग अलोन इन द रूम, लड़की जो है अकेले बिल्कुल कमरे में बैठी है, बिल्कुल अकेले, मीन्स कोई नहीं है आसपास। तो यहाँ पर जो है वर्ब की विशेषता बता रहा, तो ये एडवर्ब हो गया। दूसरा दिया है ही लिव्स अलोन इन हिज हाउस, वो अकेले ही घर में रहता है, मतलब उसके फैमिली मेम्बर नहीं रहते, कोई दोस्त भी नहीं रहता। तो ये दिस इज़ अ फिजिकल स्टेट है, वहाँ पर उसके साथ कोई नहीं रहता। ही लिव्स अलोन इन दिस हाउस, वो इस घर में जो है अकेला ही रहता है। तो इस तरीके से ये लिव्स की विशेषता बताता, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही वाज अलोन इन हिज रूम, वो अपने कमरे में अकेला है। तो ही मीन्स वो, वाज मीन्स था, अलोन सॉरी, ही वाज अलोन इन हिज रूम, वो अपने कमरे में अकेला था। तो यहाँ पर अकेला होना एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर अलोन जो है एक एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। तो अलोन जो है ये फिजिकल स्टेट दिखाता है कि शारीरिक रूप से उसके साथ कोई नहीं है। जबकि लोनली हमारा ये दिखाता है, लोनली का मतलब अकेला होता है, मतलब बिना किसी साथी के, एकाकी, उदास, दुखी, सुस्त, एकांत, निर्जन, सुनसान, ये सारे बहुत सा मीनिंग दिखाता है, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरीके से मतलब यूज़ किया जाता है। और ये दिखाता है मेंटल स्टेट कि आपके साथ लोग तो रह रहे हैं लेकिन आप फिर भी अकेला अकेला महसूस करें। मीन्स यू आर लिविंग इन अ फैमिली, अपने परिवार में रहें, बट नोबडी केयर्स अबाउट यू, कोई आपकी चिंता नहीं करता, नोबडी लव्स यू, आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो आप अकेलापन महसूस करते। ये उस स्टेट को दिखाता है, मीन्स फिजिकल स्टेट। सेंटेंस आपके सामने है, जैसे आई वॉज वेरी लोनली एट फर्स्ट, पहले तो मैं बहुत अकेला था, बट देन आई मेड सम फ्रेंड्स, लेकिन बाद में मैंने कुछ मित्र बना लिए। तो यहाँ पर अगर लोनली हम देखें तो एक तरीके से ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि आई वॉज वेरी लोनली एट फर्स्ट, शुरुआत में मैं बिल्कुल अकेला था, मतलब फ्रेंड्स भी नहीं थे और दोस्त भी नहीं थे और कोई चिंता करने वाला भी नहीं था। तो ये फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेट यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस दिया, आई डिड नॉट नो एनीवन इन पटना, मैं पटना में किसी बंदे को नहीं जानता था, एंड फेल्ट वेरी लोनली, और मुझे वहाँ पर बहुत ही अकेलापन महसूस होता था, ठीक है। तो ये भी लोनली एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो लिखा है ही फील्स वेरी लोनली एट होम, वो घर पर बहुत अकेलापन महसूस करता है, ठीक है।
हर एक बंदा फैमिली में है, जैसे आपने कोई गड़बड़ कर दिया है, आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, तो कोई भी बंदा आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहा, मतलब नोबडी केयर्स अबाउट यू। कोई भी बंदा आपके तरफ ध्यान नहीं देता, आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। दिस इज़ अ मेंटल कंडीशन। तो ये क्या होता है कि ही फील्स वेरी लोनली एट होम। वो घर पर रहता तो है लेकिन बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलोन और लोनली। आपने अभी बखूबी देखा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा एडवर्ब है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एडवर्ब हमारा क्या है, यूज़ ऑफ देयर। इससे बखूबी आप लोग परिचित हैं। यूज़ ऑफ देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, और कई तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फर्स्ट यूज़ है, देयर का मतलब होता है वहाँ या उस स्थान पर, जो एडवर्ब के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो फर्स्ट रूल है, ही वेंट देयर इन द इवनिंग, वो शाम के समय वहाँ पर गया था या उस स्थान पर गया था। ही वेंट देयर इन द इवनिंग, वो शाम के समय उस स्थान पर गया था या वहाँ गया था। नेक्स्ट है, डोंट सिट देयर, वहाँ पर ना बैठिए या उस स्थान पर ना बैठिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि देयर का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब के तरीके से इस्तेमाल किया गया है। दूसरा इस्तेमाल जो दिया गया है, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे लिखा देयर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर देयर का इस्तेमाल एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, देयर वर 7 people इन द रूम, कमरे में 7 लोग थे। तो यहाँ पर भी देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरीके से देयर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा यूज़ है एज एन ऑब्जेक्ट, और देयर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरीके से भी किया जा सकता है। मतलब सेंटेंस को स्टार्ट भी देयर से किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की जगह पर भी किया जा सकता है। जैसे 4 taps आर देयर इन स्कूल, स्कूल में 4 नल हैं। तो जहाँ पर अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की कमी पूरी करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की भी कमी पूरी करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है। 4 taps आर देयर इन स्कूल, स्कूल में 4 नल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है, 4th नंबर लिखा है, देयर का प्रयोग प्रेपोजिशन के बाद दैट प्लेस और थिंग को डिनोट करने के लिए किया जाता है। देयर का इस्तेमाल जो है प्रेपोजिशन के बाद जो कोई स्थान है या कोई वस्तु है उसको डिनोट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा पुट द बैग अंडर देयर, कि बैग को उसके नीचे रख दो। कोई स्थान हो सकता है या कोई चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद उस स्थान या उस चीज़ को डिनोट करने के लिए, इशारा करने के लिए भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पुट द बैग अंडर देयर, मतलब उसके नीचे बैग को रख दो। तो ये हमारा 4th यूज़ था। और नंबर 5 जो दिया है, वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा है देयर गोज़ द लास्ट बस, लो अंतिम बस जाती हुई, आपने नहीं पकड़ पाया और वो दे अंतिम बस जाती हुई। देयर गोज़ द लास्ट बस, अब इसका मतलब क्या है कि अंतिम बस भी जो है हमारी चली गई, आप नहीं पकड़ पाए। देयर स्टैंड्स योर वॉकिंग स्टिक इन द कॉर्नर, देखिए आपकी जो वॉकिंग स्टिक है वो कोने में खड़ी है। तो वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए, वर्ब पर एक्शन पर दबाव डालने के लिए भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है देयर लाइज योर पेशेंट इन द ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में आपका पेशेंट लेटा तो है, तो वहाँ पर भी देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो वर्ब को मतलब एम्फेसिस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला देयर का इस्तेमाल जो है एडवर्ब के तरीके से उस वहाँ या उस स्थान पर इसके लिए करते हैं, और दूसरा है इसको सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो देयर से पूरा किया जा सकता है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी देयर का प्रयोग इसका किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा यूज़ है देयर का प्रयोग प्रेपोजिशन के बाद उस स्थान या उस वस्तु को डिनोट करने के लिए भी किया जाता है, और वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एडवर्ब कौन सा है। जी आइए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा एडवर्ब कौन सा है, यूज़ ऑफ क्विकली। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, और ये भी एक एडवर्ब के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा गो देयर क्विकली, वहाँ पर जल्दी से जाइए। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, इन अ हरी। गो देयर क्विकली, वहाँ पर जल्दी से जाइए। जैसे लिखा डू इट क्विकली, इसे जल्दी से करिए।
ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो मतलब हैं, जल्दी से, ठीक है, सॉरी दो मतलब नहीं, क्विकली का मतलब है जल्दी से। इस तरीके से दो सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है जल्दी से। और यूज ऑफ स्कार्सली या हार्डली, दोनों का मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही, ठीक है। इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब हार्डली की जगह पर स्कार्सली का इस्तेमाल किया जा सकता है और स्कार्सली का प्रयोग हार्डली की जगह पर किया जा सकता है। जैसे लिखा है देयर वर स्कार्सली 100 पीपल प्रेजेंट देयर, वहाँ पर मुश्किल से 100 लोग उपस्थित थे, मुश्किल से 100 लोग थे, ठीक है। देयर वर स्कार्सली 100 पीपल प्रेजेंट देयर, वहाँ पर मुश्किल से 100 लोग मतलब उपस्थित थे। ही हैज़ स्कार्सली एनी मनी, उसके पास मुश्किल से कुछ पैसा है, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से उसके पास कुछ पैसा है। तो हार्डली या स्कार्सली का प्रयोग इस तरीके से करते हैं जहाँ पर मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही। दूसरा है हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग जो है एवर, एनी, एट ऑल के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा यू हार्डली एवर रेड इट, आपने शायद ही, बड़ी मुश्किल से ही इसे कभी पढ़ा था। यू हार्डली एवर रेड इट, आपने मुश्किल से इसे कभी पढ़ा था। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा इस्तेमाल है बेयरली। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही कुछ, इसका भी प्रयोग मुश्किल से या शायद ही कुछ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लिखा ही कैन बेयरली रीड एंड राइट, वह मुश्किल से लिख और पढ़ पाता है। ही कैन बेयरली रीड एंड राइट, वो मुश्किल से ही लिख और पढ़ सकता है। जहाँ पर बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही। दूसरा है बेयरली का मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक। जैसे देयर आर बेयरली 20 गर्ल्स इन द स्कूल, हाँ स्कूल में लगभग 20 लड़कियाँ थी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक, मुश्किल से जो है वो 20 लड़कियाँ थी। देयर आर बेयरली 20 गर्ल्स इन स्कूल, ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक 20 लड़कियाँ थी। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यूज़ है यूज़ ऑफ सर्टेनली, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से या यकीनन, इसका इस्तेमाल होता है निश्चित रूप से या यकीनन। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल सर्टेनली जाए, वो निश्चित तौर पर मर जाएगा। इफ़ ही ड्रिंक्स इन एक्सेस, अगर वो और अधिक मात्रा में दारू को पिएगा, अगर वो और मात्रा में या अधिक मात्रा में अगर वो ड्रिंक्स करेगा तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। जहाँ पर सर्टेनिटी बताई जाती है कि निश्चित रूप से वो मर जाएगा, पक्का ही। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अफर्मेटिव में दे रहे हैं तो सर्टेनली का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका सेंस नेगेटिव में है तो आप सर्टेनली नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे विल यू पास मी द टॉवल प्लीज़, क्या आप मुझे वो तौलिया दे देंगे। अगर आप पॉजिटिव सेंस में देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं सर्टेनली, अगर आप नेगेटिव सेंस में देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं सर्टेनली नॉट। और सर्टेनली का मतलब हाँ ज़रूर, और इसका मतलब है सर्टेनली नॉट, नहीं, मैं आपको तौलिया नहीं दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ क्विकली आपने देखा, यूज़ ऑफ स्कार्सली एंड हार्डली का प्रयोग आपने देखा, और फिर बेयरली का देखा, और यूज़ ऑफ सर्टेनली का प्रयोग देखा। इस तरीके से हमने इन 1 2 3 4 इस तरीके से हमने 4 एडवर्ब जो हैं वो पढ़े हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एडवर्ब हमारा कौन सा है। आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट एडवर्ब हमारा कौन सा है। यूज ऑफ श्योरली, श्योरली का मतलब होता है निसंदेह या अवश्य ही, ठीक है। इसका मतलब होता है निसंदेह या अवश्य ही। सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही हैज़ बीन वेरी इरेगुलर, वो बहुत ही अनियमित रहा है। ही विल श्योरली फेल, वो निसंदेह फेल हो जाएगा, मतलब निसंदेह मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो फेल हो जाएगा। ही हैज़ बीन वेरी इरेगुलर, वो बहुत ही अनियमित रहा है। ही विल श्योरली फेल, वो पक्का है, वो निसंदेह फेल हो जाएगा या अवश्य ही फेल हो जाएगा। श्योरली का प्रयोग स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन ट्रूथ, अगर कोई सच्चाई उसमें आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो उसके लिए भी श्योरली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा श्योरली दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, पक्का ही या निसंदेह वो लोग अब तक आ चुके होंगे या आ चुके होने चाहिए। तो इसके लिए भी श्योरली का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के लास्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़ ऑफ डेफिनेटली, इसका मतलब भी होता है निश्चित रूप से, पक्का, निश्चित रूप से। जैसे लिखा अ सेंस ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी अबाउट समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, अ सेंस ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी की उस किसी भी चीज़ के बारे में पक्का विश्वास होना, निश्चित रूप से जिसको बोलते हैं। जैसे लिखा दिस इज़ अ डेफिनेटली द बेस्ट फिल्म, दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट फिल्म शी हैज़ एवर मेड, अब तक की उसने जितने भी मूवीज़ बनाई हैं
उसमें ये पिक्चर जो है वो अवश्य या निश्चित रूप से सबसे अच्छी मूवी है। तो डेफिनेटली का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। इट वाज एब्सोल्युटली टेरिबल फ्लाइट, ये बहुत ही भयंकर एक उड़ान थी या यात्रा थी। नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली गो बाई ट्रेन, अगली बार जब मैं कहीं जाऊंगा तो फ़्लाइट से नहीं, पक्का है डेफिनेटली निश्चित रूप से मैं ट्रेन से जाऊंगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर श्योरली और डेफिनेटली का इस्तेमाल सीखा है, ठीक है। और एडवर्ब का यूं ही सिलसिला अभी कुछ दिन जारी रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक सीक्वेंस में हैं, कोई भी टॉपिक इधर से उधर नहीं है, सारे के सारे टॉपिक सीक्वेंस में और बहुत ही डिटेल में दिए गए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में और अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।